हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है और फार्म उसके अप्लाई किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपने अप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों की क्वेरी ये आ रही है कि जो ये फार्म है क्या उसमें ओ लेवल मांगा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी के लिए जो सामान्य समीक्षा अधिकारी है उसके लिए कोई ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है, कोई टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल और टाइपिंग चाहिए और जो समीक्षा अधिकारी लेखा वाले हैं उनके लिए भी ओ लेवल की आवश्यकता है। ठीक है, जो समीक्षा अधिकारी प्लेन वैकेंसी होती हैं, सामान्य वैकेंसी होती हैं, वो विज्ञापन में नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, वो हिडन होती हैं, वो अंडरस्टूड होती हैं कि समीक्षा अधिकारी की प्लेन वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी आपने कुछ भी किया है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से आप अगर स्नातक हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक हैं, तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने चाहे मैथ में, बायो में, किसी में भी किया हो, ठीक है, बीबीए बीसीए कुछ भी किया हो, आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओ लेवल सिर्फ एआरओ के लिए आवश्यक है और जो समीक्षा अधिकारी लेखा वाले, अकाउंट वाले हैं, उनके लिए आवश्यक है ओ लेवल। ठीक है, इसलिए सब लोग फार्म डालिए। ठीक है, जिसके पास भी स्नातक है वो सब लोग फार्म को अप्लाई करें और तैयारी करें। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके लिए हम बार बार आपको सूचना देते रहते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये भी सूचना आपको हम देते हैं। एक नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है। तो हम आपको नोट्स वाले ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको रेगुलर सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आपको पूरा सामान्य अध्ययन तो मिलेगा ही, साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या परीक्षा से संबंधित जो भी अन्य सामग्री है वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, साथ ही जो एसबी एजुकेशन ऐप है, एसबी एस फॉर सन बी फॉर बॉय, एसबी एजुकेशन ऐप है, वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स की निःशुल्क सीरीज प्राप्त हो रही है। आप डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हल कर सकते हैं, साथ ही आपको वीकली पीडीएफ भी वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपकी समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए हम आपकी संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी और सहयोग हमारा रहेगा। ठीक है, मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पढ़ना आपको होगा, तभी आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस इन्हीं परीक्षाओं पर है, यूपी पीसीएस 2021, जीआईसी प्रवक्ता और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इन सब के लिए हमारा फोकस है। इसके बाद आपकी मेंस परीक्षा की तैयारी भी पूरी विधिवत तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप प्री पर फोकस करें, क्योंकि अगर प्री ना हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी, मेंस करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए फिलहाल आप प्री पर फोकस करें। प्री जैसे ही आपका क्वालिफाई होगा या प्री परीक्षा हो जाएगी, वैसे ही तुरंत मेंस का ग्रुप बना करके मेंस का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा और वहां पर आप लोगों को मेंस का जो भी मटेरियल है, जो भी सामग्री है, उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के मेहनत आपको जी तोड़ करनी है, ईमानदारी से करनी है और डेडिकेशन के साथ करनी है। ठीक है, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं और आपका अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, आज इसी परीक्षा से संबंधित कुछ हम आपको प्रमुख योजनाओं से रूबरू कराएंगे। जो हमारी भारत सरकार की या राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में बताएंगे। हालांकि योजनाएं हैं तो पुरानी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें मैंने करीब 8-10 योजनाओं को लिखा हुआ है। करीब 20 से 25 ऐसी योजनाएं आपको हम बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, पीसीएस की हो, लोअर पीसीएस हो या अन्य कोई परीक्षा, जैसे भी यूपीएससी परीक्षा है, तो हर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न यहाँ से हमेशा रहते हैं कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी, किसमें क्या प्रावधान है।
ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रारंभ हुई थी, किसने की थी, डेट या स्थान पूछ लिया जाता है और उसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके प्रावधान है, क्या लक्ष्य हैं, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को समझिए और इसको नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए आप, ताकि परीक्षा के समय याद करने में, रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली हमारी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका जो प्रारंभ होता है वो 24 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इसका प्रारंभ किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्रश्न देखिए 3 यहां पर बन जाते हैं कि योजना कब प्रारंभ हुई थी, डेट, कहां से प्रारंभ हुई थी, स्थान और किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य कभी कभी कथन और कारण क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है, या जो कूट वाले प्रश्न होते हैं तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होगा, फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना, यानी कि जो फसलें किसानों की हैं तो उसमें क्या लागत कैसे लगेगी, सिंचाई का, बीज का, कीटनाशक का, ठीक है। तो उसके लिए किसानों को कुछ सहायता दी जाएगी, ठीक है। इस योजना में 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। ये आंकड़ा याद रखिएगा कि किसान सम्मान निधि में कितने किसानों को या कितने लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। तो 14.5 करोड़ यानी कि 14.5 करोड़ देश के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें जो पात्र परिवार हैं, जो पात्र किसान हैं, उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये आर्थिक सहायता 6,000 रुपए की 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए करके दी जाएगी, यानी कि हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की एक किस्त दी जाएगी। जो किसान इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे, उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। कुल 6,000 रुपए मिलेंगे, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें मिलेंगी प्रत्येक 4 महीने पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप याद करिएगा और इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दूसरी है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ठीक है। ये किसानों के लिए पेंशन योजना है। इसका प्रारंभ 31 मई 2019 को हुआ था और इस योजना में शामिल होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष का कोई भी किसान इस योजना में शामिल हो सकता है। कितने साल का, ये सवाल 1-2 बार पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस परीक्षा में, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष का कोई भी किसान इस योजना में शामिल हो सकता है और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसे 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसा आपका योगदान होगा, जैसा आपका जो है ईएमआई होगा, या मतलब जो भी आप सहयोग जमा करेंगे, राशि जमा करेंगे, उसी के आधार पर आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। मिनिमम पेंशन आपकी 3,000 रुपए होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पात्र किसान द्वारा जो अंशदान किया जाएगा उसी के बराबर केंद्र सरकार भी योजना अंशदान करेगी। कहने का मतलब है, मान लो अगर किसान 100 रुपये महीने जमा करता है तो 100 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा भी अंशदान किया जाएगा, यानी कि महीने में 200 रुपये जमा हो जाएंगे। फिर मान लो आप 500 रुपये करते हैं तो सरकार भी 500 रुपये करेगी, आप 1,000 रुपये करते हैं तो सरकार भी 1,000 रुपये करेगी, ठीक है। फिर जितना आप योगदान करेंगे, जितनी आपकी राशि इकट्ठी होगी 40 साल के बाद, ठीक है, यानी कि 18-40 वर्ष में आपने जमा किया और जैसे ही आप 60 साल के पूरे होंगे तो जो भी आपने सहयोग दिया था, अंशदान दिया था, उसी के आधार पर किसान की पेंशन बनाई जाएगी और उसको ये पेंशन मिलेगी, ठीक है। न्यूनतम पेंशन होगी 3,000 रुपये। नेक्स्ट है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। ये 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत चयनित भारतीय प्रवासियों के से एक समूह को केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक स्थानों की यात्रा कराएगी, ठीक है। जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, जो विदेशों में बसे हुए हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, ठीक है, तो यानी जिनकी जड़ें या जिनके मूल भारत से जुड़े हुए हैं, जिनके मतलब कि माता पिता या दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं तो प्रवासी हैं,
दूसरे देशों में बसे हुए हैं, तो उनके लिए योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के तहत जो भी भारतीय प्रवासी चयनित किए जाएंगे उनको केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार जो भारत में प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा करवाएगी। ठीक है, इसमें जो चयन में कौन कौन से देश शामिल होंगे? मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुआना, जमैका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो में रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी। हालांकि भारत के लोग विश्व के लगभग सभी देशों में बसे हुए हैं, लेकिन इन देशों के जो लोग हैं जिनको हम एक शब्द देते हैं गिरमिटिया, ठीक है। जो गिरमिटिया से मतलब ये होता है कि मतलब जो उनके मूल मतलब ऐसे प्रवासी भारतीय जिनके मूल कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि उनके पिताजी, दादा, दादी, नाना मतलब उनके परिवार का कई पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति भारत से जुड़ा रहा हो, तो ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया गिरमिटिया लोग। ठीक है, तो इन देशों में जो बसे लोग हैं उनको गिरमिटिया नाम दिया गया है। तो इन देशों में बसे लोगों को इस योजना के तहत वरीयता दी जाएगी, चयन में वरीयता उनको मिलेगी और वर्ष में 2 बार भारत में प्रमुख धार्मिक स्थलों की केंद्र सरकार उनको यात्रा कराएगी, दर्शन कराएगी। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, जीवन का पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ये 22 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं का विकास करना। ठीक है, ये योजना बेसिकली जो हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो इथेनॉल की मात्रा मिलाई जाती, पहले 5% मिलाई जाती थी, अब 10% मिलाई जा रही है। ठीक है, ताकि जो हमारी कच्चे तेल पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, हम कम कच्चा तेल आयात करें और भारत में एथेनॉल का उत्पादन करके जो हमारी जो ज़रूरतें हैं फ्यूल से संबंधित, डीजल पेट्रोल से संबंधित जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें, तो उससे संबंधित ये योजना है। और ये ऐसा ईंधन है, ये जैव ईंधन है, पर्यावरण को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डीजल पेट्रोल की तुलना में कम नुकसान होगा और साथ ही हमारी दूसरे देशों पर जो कच्चे तेल पर निर्भरता है वो भी कम होगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, 12 परियोजनाओं को और शामिल किया गया है ताकि हम अधिक से अधिक एथेनॉल का उत्पादन कर सकें और उसमें डीजल पेट्रोल में उसको मिला करके इस्तेमाल कर सकें। तो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत फेमस रही है, बहुत चर्चित रही है और ये 1 मई 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और बलिया से इसका प्रारंभ हुआ था। स्थान याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने सभी में स्थान नहीं दिए हैं, लेकिन जो योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं जहां पर ऐसी आवश्यकता है वहां पर मैं स्थान का भी नाम देता हूं। बलिया से इसको 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो हम लोग घरों में एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, चूंकि जो हमारी गांव की माताएं बहनें हैं वो जब चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो आग से या उपले से जो खाना बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है, प्रदूषण होता है, उनकी आंखों में जाता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ठीक, और लोगों को ईजिली ईंधन उपलब्ध हो जाए, ये योजना शुरू की गई थी। चूँकि वो महंगा कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, सिलेंडर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब योजना कितनी सफल रही कितनी असफल रही तो बात की बात है, लेकिन सरकार का ये ऐसा मानना था और सरकार का जो उद्देश्य था वो यही था कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। प्रारंभ में इस योजना में 5 करोड़ परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसमें लक्ष्य रखा गया है 8 करोड़ परिवारों का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने लक्ष्य था, 5 करोड़ का, अब लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। कब से? जो 2018-19 का बजट आया था उस लक्ष्य में, उसमें इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है, 5 करोड़ से बढ़ा करके अब 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य कर दिया गया है। किस बजट में? 2018-19 के बजट में। ठीक है, और इसमें प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि अगर आप कनेक्शन करवाने जाते हैं, बीपीएल परिवार जो पात्र परिवार है, तो उनको 1600 रुपए सरकार सहायता देगी ताकि वो कनेक्शन करवा सकें। नेक्स्ट आते हैं सौभाग्य योजना। इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया था।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। ठीक है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, चूंकि हमारा देश ही गांव का देश है, तो बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। ठीक है, लेकिन अब तो खैर पहुंची गई, लेकिन उस समय की बात है जब 17 में तो सरकार ने ऐसी योजना लॉन्च की थी कि जो देश के हमारे ऐसे गांव हैं, ऐसे घर हैं जहां पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल करना जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसमें गरीब परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन की व्यवस्था की गई थी कि जब वो कनेक्शन करवाएंगे तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और अगर कोई अन्य परिवार है वो बीपीएल नहीं है, बीपीएल से ऊपर है, तो उसे 500 रुपये देने होंगे कनेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन जाता है कि गरीबों के लिए निःशुल्क, और जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर है या जो अन्य परिवार हैं उनके लिए 500 रुपये कनेक्शन के देने पड़ेंगे। और इस योजना के तहत 3 करोड़ घरों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इस योजना की एक प्रत्येक लाइन देखिए ना, इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने आप में एक प्रश्न है कि कितने घरों को, इतने घरों को, गरीबों के लिए कितना कनेक्शन निःशुल्क, अन्य के लिए 500 में। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गांवों को विद्युतीकृत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई थी, और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री जी थे अरुण जेटली जी, तो उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। हालांकि तो खैर दुनिया वो नहीं है। इसमें क्या था कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाएगी। ठीक है, जो हमारे 60 साल से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना थी, और इसका संचालन LIC, ठीक है, जो हमारी LIC है उसके द्वारा किया जाएगा। और पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अगर पेंशन के लिए आप अगर एक मुश्त भुगतान करते हैं तो 10 साल के लिए 8% की दर से एक आपको निश्चित रिटर्न मिलेगा। ठीक है, कि मतलब कि जो भी आप जमा करें, जितनी राशि जमा करेंगे तो उसी हिसाब से आपको निश्चित रिटर्न मिलेगा। ठीक, पहले आपको राशि जमा करनी होगी, फिर उस पर 8% आपको ब्याज मिलेगा, और उस ब्याज के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये इस योजना का मूल प्रावधान था बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हो गए हैं। और अंतिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भले ही पुरानी है लेकिन सवाल अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। 22 जनवरी 2015 याद रखिएगा, योजना 2015 की है और सवाल 2020-21 में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसका लक्ष्य था कि लिंग भेदभाव को समाप्त करके लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो हमारे बीच में जो लिंगानुपात कम हो रहा है, पुरुष और स्त्री के बीच में काफ़ी कम है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, भारत का बताइए और यूपी का बताइए, दोनों का बताइएगा। तो इस जो लिंग भेदभाव इसको समाप्त करना और भारत के लिंगानुपात को, सेक्स रेशियो को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य था। प्रारंभ में 100 जिले शामिल किए गए थे जहां पर लिंगानुपात बहुत कम था। ठीक है, जहां पर लिंगानुपात बहुत कम था। और ये योजना कहां से शुरू की गई थी? ये हरियाणा से शुरू की गई थी। और प्रारंभ में 100 जिले शामिल किए गए थे जहां पर लिंगानुपात बहुत कम था, लेकिन अब ये योजना पूरे भारत में शुरू हो गई है। और इस योजना को संचालित करने के लिए आपको हो सकता नीचे दिखना रहा, मैं बोल देता हूं कि ये 3 मंत्रालयों के द्वारा संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और ये है दूसरा है महिला एवं बाल विकास कल्याण है। और ये जो है ये क्या है, विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और तीसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इन 3 मंत्रालयों की ये संयुक्त पहल है। इन 3 मंत्रालयों के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। कौन कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों के द्वारा इस योजना को शुरू या मतलब चलाया जा रहा है। इनकी तीनों की ये संयुक्त पहल है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख योजनाएं। अभी दूसरे पार्ट में भी आपको हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट योजनाएं देंगे। ठीक है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, चूंकि यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है। योजनाएं भले ही पुरानी होगी लेकिन सवाल आता है, इसलिए इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और परीक्षा टाइम इसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और नोट्स लेने क्या करना आपको, यहाँ पर
व्हाट्सएप करना नोट्स लिख करके, जहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।